तकरीबन 2500 साल पहले कदीम यूनान के रियाजीदानों ने मखसूस किस्म के कर्व्स के तले रकबे का हिसाब लगाया था। उनका तरीका यह था कि वो उस रकबे को मुख्तलिफ छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते थे और फिर उनकी जमा लेकर कुल रकबा मालूम करते थे। ये दरअसल इंटीग्रेशन की बुनियाद है। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि दरअसल इंटीग्रल एक लामुतनाही सिलसिले की जमा है, सीरीज की जमा है, और बाज फंक्शंस के लिए इंटीग्रल मानेखेज होता है और बाज के लिए ये बेमाने भी हो सकता है। ये अलामत आपने पहले भी देखी है। ये किसी फंक्शन f का इंटीग्रल कहलाता है जिसके हुदूद a से b तक हों। यहां x कोई माने नहीं रखता। हम चाहें तो इसको ख़त्म करके t लिख सकते हैं, बशर्ते कि फंक्शन f वही हो और ये हुदूद भी वैसे ही हों, तो इसकी कीमत वही रहती है। चुनाचे बहुत से रियाजीदान हैं जो इसको खाली यूं लिखते हैं, जिसमें ना x है, ना t, ना कोई दूसरा हर्फ। हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि अगर f डिफरेंशिएबल हो, मतलब ये कि अगर आप इसको कम से कम एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो अगर f का डेरिवेटिव यहां रखा जाए तो f के डेरिवेटिव का इंटीग्रल फिर इसके बराबर है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। मिसाल के तौर पर अगर हम x स्क्वेयर्ड को इंटीग्रेट करते हैं a से b तक, तो ये फिर बनता है x ताकत 3/3 और ये हुदूद वही रहते हैं। ये जवाब क्यों दुरुस्त है? इसलिए कि अगर x ताकत 3 को डिफरेंशिएट किया जाए तो इससे 3x ताकत 2 बनता है। गोया कि जो चीज़ यहां पर है वो इसको डिफरेंशिएट करने से हासिल होती है, और ये फिर इसके बराबर है b ताकत 3 मनफी a ताकत 3। ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर हम f को डिफरेंशिएट न कर सकते हों तो फिर क्या होगा? और बहुत से ऐसे फंक्शंस हैं जिनको हम नहीं डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इस फंक्शन पर गौर करें, हमने ये पहले बार बार इसको डिस्कस किया हुआ है। f ऑफ x यहां मैग्नीट्यूड ऑफ x है, जिसके माने ये है कि अगर हम इसकी एक तस्वीर बनाते हैं तो यहां ओरिजिन पर ये इतना नोकीला है कि इसको इस नुक्ते के ऊपर डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। ऐसी सूरत में हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये फिर भी एक मुतसलसल फंक्शन है। ये देखिए कि कहीं टूटा हुआ नहीं है, जुड़ा हुआ है। लेकिन ऐसे भी फंक्शंस हैं जो कंटिन्यूअस नहीं हैं, जो मुतसलसल नहीं हैं, और हमने बहुत सी मिसालें देखी हैं। शक्ल इनकी कुछ यूं होती है कि अगर हम इस तरफ से आते हैं तो इस नुक्ते पर पहुंचते हैं, अगर हम इस तरफ से आते हैं तो किसी दूसरे नुक्ते पर पहुंचते हैं, और दोनों में जो गैप है, जो फर्क है, वो इसको डिसकंटिन्यूअस बनाता है। तो फिर सवाल यह है कि क्या ये इंटीग्रल फिर भी वजूद रखेगा? हम इस इंटीग्रल को रकबा या एरिया का मतलब देना चाहते हैं, तो चलिए हम अब रकबे की बात करते हैं। हमें यह तो पता है कि अगर कोई चौकोर हो तो उसका रकबा हम कैसे मालूम करें। अगर ये एक छोटा सा ऐसा चौकोर है तो ये उसका रकबा बनता है, और अगर ये 1 सेंटीमीटर एक तरफ हो, 1 सेंटीमीटर दूसरी तरफ, तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रकबा है। अगर 2 इस तरह के छोटे चौकोर हों तो फिर रकबा डबल हो जाता है, और अगर 4 हों तो फिर 4 हो जाता है। गोया कि जितने इस तरह के छोटे छोटे चौकोर होंगे, रकबा उसी हिसाब से ज्यादा होगा।
लेकिन अगर इस तरह का कोई कर्व हो और उस कर्व के नीचे हम रकबा मालूम करना चाहें तो फिर कैसे किया जाए? चलिए फिर हम ये कह सकते हैं कि जितने इसके नीचे छोटे चौकोर होंगे उनकी तादाद हम गिनेंगे, लेकिन कुछ जैसा कि यहां पर है मुकम्मल नहीं है, आधे हैं या आधे से कम हैं या आधे से ज्यादा हैं, पूरे नहीं हैं। चुनाचे एक तरीका यह हो सकता है कि हम इन चौकोरों को और ज्यादा बारीक करते जाएं, और अगर हम इसको बारीक करते चले जाएं तो बिल आखिर हम इस चीज तक पहुंचेंगे जिसको हम रकबा कहते हैं। यहां ए और बी ये हुदूद हैं। इंटीग्रल को मजबूत बुनियादों पर उस्तवार करने में एक जर्मन रियाजीदान बर्नार्ड रीमान का बहुत बड़ा किरदार है। रीमान ने यह तस्वुर पेश किया कि अगर कोई सा भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिया जाए तो इसके रेंज को हम मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो अगर ये ए है और ये बी है तो हम इसको एन मुख्तलिफ वक्फों में तकसीम करेंगे, हर एक की लंबाई इतनी होगी। हम इसको डेल्टा x1 कहेंगे, डेल्टा x2, डेल्टा x3, और अगर सिर्फ 4 हिस्से बनाने हैं तो ये आखिरी और चौथा हिस्सा होगा। इसके बाद रीमान ने कहा कि एक लोअर सम यूं बनाया जाएगा जो आपके सामने यहां पर है। इसमें m1 का मतलब है f ऑफ x की सबसे कम कीमत डेल्टा x1 के अंदर। तो अगर आप ये वक्फा देखें यहां पर तो यहां f की कम से कम कीमत f ऑफ x 0 है, दूसरे वक्फे में f ऑफ x 1 है, तीसरे में ये है, और चौथे में क्योंकि ये फंक्शन अब पलट के वापस नीचे की तरफ जा रहा है तो कम से कम कीमत ये होगी, गोया के f ऑफ x 4। लोअर सम फिर यूं बनता है कि हम यहां पर f ऑफ x 0 डेल्टा x1 जमा f ऑफ x1 डेल्टा x2 और यहां f ऑफ x2 डेल्टा x3, और यहां पर जो चौथा और आखिरी वक्फा होगा यहां पर f ऑफ x 4 आएगा और इसको फिर डेल्टा x 4 से यहां ज़ब्त दिया जाएगा। ये लोअर सम कहलाता है। और अगर आप यहां पर इस तस्वीर की तरफ देखें तो ये पीला रकबा बनता है, गोया कि ये इसके बराबर है, और जो ये हिस्सा है वो इसके बराबर है। तो अगर इन तमाम की जमा ली जाए तो ये लोअर सम बनता है, गोया के तमाम पीले रकबों की जमा। इसी तरह एक अपर सम बनाया जा सकता है। फर्क इसमें यह है कि यहां पर कैपिटल M1 है जो f ऑफ x की बड़ी सी बड़ी रकम है डेल्टा x1 के अंदर। तो यहां पर अगर हम देखें पहले वक्फे में f ऑफ x1 f की ज्यादा से ज्यादा कीमत बनती है, बड़ी सी बड़ी वैल्यू बनती है, जबकि दूसरे वक्फे में ये है, तीसरे वक्फे में ये है और चौथे वक्फे में भी यही है। चुनाचे यहां पर जो अपर सम की कीमत बनती है वो ये है f ऑफ x1 डेल्टा x1 जमा f ऑफ x2 डेल्टा x2 f ऑफ x3 डेल्टा x3। और अब जो आखिरी वक्फा है यहां पर इधर भी जो ज्यादा से ज्यादा कीमत है, जो कैपिटल M4 की कीमत बनती है वो f ऑफ x3 है और इसको डेल्टा x4 से ज़र्ब दिया जाएगा।
रीमान का ये कहना था कि अगर हम यहाँ 4 नहीं n मुख्तलिफ वक्फ़ों में इसको तकसीम करें और इस n को बढ़ाते चले जाएं, यानी कि n को इन्फिनिटी पर पहुंचाएं, अगर लोअर सम की रकम, इसकी कीमत अपर सम के बराबर हो जाती है, तो इन दोनों की जो कीमत मुश्तरक है उसको इस इंटीग्रल के बराबर ठहराया जाएगा, यानी कि इंटीग्रल f ऑफ x फ्रॉम a टू b। हाँ, अगर लोअर सम अपर सम के बराबर नहीं पहुंचता, बावजूद इसके कि हमने इन वक्फों को बारीक से बारीकतर किया, तो फिर उस सूरत में ये इंटीग्रल वजूद नहीं रखेगा। अगरचे बहुत सारे फंक्शंस के लिए लोअर सम और अपर सम बराबर हो जाते हैं जैसे जैसे वक्फे को ज़्यादा से ज़्यादा बारीक किया जाता, लेकिन कुछ फंक्शंस ज़रूर ऐसे हैं जहां लोअर और अपर सम एक दूसरे के बराबर नहीं होते। चुनाचे ऐसे फंक्शन को हम नॉन इंटीग्रेबल कहेंगे, गोया कि इस फंक्शन का कोई इंटीग्रल वजूद नहीं रखता। अब हम बहुत सी मिसालें इसकी लेते चले जाएंगे। एक आसान तरीन मिसाल, f ऑफ x कोई मुस्तकिल फंक्शन है, हम इस इंटीग्रल की कीमत जानना चाहते हैं। फंक्शन की शक्ल ये है कि c कोई सा मुस्तकिल अदद है और ये फंक्शन x के साथ बदलता नहीं, गोया कि कांस्टेंट फंक्शन है। ये a है, ये b है। सबसे पहले हम इसको मुख्तलिफ वक्फ़ों में तकसीम करेंगे और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये सारे वक्फ़े बराबर हों, कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है। डेल्टा x3 बहुत छोटा है, डेल्टा x4 बड़ा है। इसके बाद हम लोअर सम बनाएंगे। लोअर सम में m1 इस फंक्शन की छोटी सी छोटी कीमत है डेल्टा x1, यानी कि इस वक्फे में, और ये छोटी सी छोटी कीमत c है। इसी तरह m2 भी c है और m3 और m4 भी c हैं। चुनाचे c को हम बाहर निकालते हुए यहाँ डेल्टा x1 जमा डेल्टा x2 जमा x3 जमा x4 निकालेंगे, लेकिन इन सब की जमा, यानी कि इन 4 वक्फों की जमा इस बड़े वक्फे के बराबर है जिसकी लंबाई b माइनस a है, तो लोअर सम ये बना। इसी तरह हम अपर सम बना सकते हैं। तो अपर सम में जो सबसे बड़ी कीमत है वो सबसे छोटी कीमत के बराबर ही है, यानी कि तमाम कीमतें c ही हैं। तो इधर भी डेल्टा x1 से हम जमा करते हुए चले जाएंगे डेल्टा x4 तक, और ये भी c इंटू b माइनस a है। लोअर सम और अपर सम बराबर हैं, चुनाचे हम ये कहते हैं कि इनकी वो कीमत जो दोनों में मुश्तरक है वो इस इंटीग्रल के बराबर है। और साबित ये हुआ कि इस इंटीग्रल का वजूद है और उसकी कीमत c इंटू b माइनस a है। अब इस फंक्शन पर गौर करें, ये हर जगह सिफर है अगर x 1 के बराबर ना हो, और ये अचानक 1 बन जाता अगर x ठीक 1 के बराबर हो जाता। हमसे कहा गया कि ये डेफिनेट इंटीग्रल मालूम किया जाए जो 0 से 2 तक का है। इसकी शक्ल तो हमारे सामने है और वाज़ेह है कि ये एक गैर मुतसलसल या टूटा हुआ फंक्शन है। जैसे जैसे हम 0 से 1 की तरफ आते हैं तो इसकी कीमत हर जगह 0 है और फिर अचानक ये 1 पर 1 हो जाती है। दूसरी तरफ अगर हम 2 से 1 की तरफ आते हैं तो ये हर जगह 0 और फिर अचानक ये 1 बन जाता। इस इंटीग्रल को हल करने के लिए हम वो फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था,
इसलिए कि ये एक टूटा हुआ फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद इसको इंटीग्रेट करना आसान है और सबसे पहले हम इसके वक्फे बनाएंगे। तो 5 वक्फे हैं। पहले को डेल्टा x1 कहें, दूसरे को डेल्टा x2, 3, 4, 5, और ये वक्फे हम अपनी मर्जी से छोटा या बड़ा बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोअर सम बनाएंगे। लोअर सम से मतलब ये कि छोटे m1 की कम से कम कीमत है, यानी कि f की जो सबसे कम कीमत है डेल्टा x1 के अंदर, वो m1 के बराबर है। इसी तरह m2, m3, m4, m5 ये सारी कीमतें सिफर हैं, चुनाचे l की कीमत सिफर बनती है। अब अपर सम पे गौर कीजिए। जाहिर है कि पहले वक्फे में बड़ी सी बड़ी कीमत और छोटी सी छोटी कीमत दोनों बराबर हैं, सिफर हैं। इसी तरह दूसरे में, लेकिन तीसरे में जो सबसे बड़ी कीमत है वो 1 है, चुनाचे यहां पर खाली 1 इंटू डेल्टा x3 आता, जो कि डेल्टा x3 है। अब हम चाहें तो डेल्टा x3 को छोटा कर सकते हैं, जिसका मतलब ये कि अगर हमने शुरू में डेल्टा x3 को छोटा रखा होता, बहुत छोटा रखा होता, यहां तक कि ये सिफर के बहुत बहुत करीब होता, तो डेल्टा x3 को हम सिफर तक पहुंचा सकते हैं और यूं u को सिफर के नजदीक पहुंचा सकते हैं। ऐसी सूरत में u और l बराबर हो सकते हैं और इनकी जो मुश्तरका कीमत है वो सिफर है। चुनाचे ये इंटीग्रल f का वजूद रखता है और इसकी कीमत सिफर है। ये तो हल हो गया। लेकिन अब एक और सवाल कि अगर ये सिर्फ एक जगह नहीं लेकिन किसी और जगह पर होता और फिर किसी और जगह पर भी 1 की कीमत रखता, तो फिर क्या इसका इंटीग्रल सिफर होता? जवाब है कि हां, और यह साबित करने के लिए आप यही तरीका इस्तेमाल करेंगे। इसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करेंगे और हर ऐसा नुक्ता जहां ये नॉन जीरो है उस वक्फे को आप छोटा बनाएंगे। इस तरह से हम यह भी साबित कर सकते हैं कि अगर यहां बेशुमार पॉइंट्स ही क्यों ना हो, लेकिन अगर इनको गिना जा सके, गोया कि अगर ये काउंटेबल हो, तो भी इस फंक्शन f का इंटीग्रल सिफर होगा। यहां एक और तरह का फंक्शन है। ये एक मुतसलसल फंक्शन है, बल्कि एक सीधी लकीर है। हमसे कहा गया है कि इस इंटीग्रल की कीमत मालूम करें, और ये असल में बहुत ही आसान सवाल है, इसलिए कि हम जानते हैं कि अगर हम x को इंटीग्रेट करते हैं तो उसका इंटीग्रल 1/2 x ताकत 2 है, और इसको इन हुदूद के दरमियान रखना। हमें ये क्यों पता? इसलिए कि जब हाफ एक्स स्क्वायर्ड को डिफरेंशिएट करते हैं तो उससे हमें x मिलता है, लिहाजा इसकी असल कीमत फिर ये बनेगी जो कि 18 है। लेकिन हमें असल में जवाब से इतना गर्ज नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि लोअर सम और अपर सम एक दूसरे से कितने दूर हैं और ये कब एक दूसरे के नजदीक पहुंचते हैं। लिहाजा हम सबसे पहले इस पर गौर करेंगे। यहां मैंने 0 और 6 के दरमियान 6 वक्फे बनाए हैं। ये डेल्टा x1 है, दूसरा डेल्टा x2, और ये सिलसिला यहां तक चलेगा, ये डेल्टा x6 है। हर एक वक्फे की लंबाई 1 है। अब पहले वक्फे को देखिए जो ये है, तो यहां कम से कम कीमत 1, तो यहां कम से कम कीमत 0 है, गोया कि m1
0 है। दूसरे में जो कम से कम कीमत है वो 1 है, यानी कि M2 1 है। और अगर हम इनको जमा करते चले जाएं तो ये बनेगा 0 जमा 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5। 5 इसलिए कि जो आखिरी वक्फा है उसमें कम से कम कीमत ये है। और फिर हम इसको डेल्टा एक्स से ज़र्ब देंगे जो कि 1 है। इनको जमा कीजिए तो बन जाता है 15। अब हम अपर सम की तरफ तवज्जो करते हैं। इसी तरह यहां जो 6 वक्फे हैं डेल्टा x1 से डेल्टा x6 तक, जो पहला वक्फा है इसमें ज्यादा से ज्यादा कीमत तो ये है। तो अगर आप इस वक्फे में देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कीमत 1 है। दूसरे वक्फे में यानी कि डेल्टा x2 में ज्यादा से ज्यादा कीमत 2 है। और जो आखिरी वक्फा है इसमें ज्यादा से ज्यादा 1 है। तो इसका हिसाब फिर हम यूं लगाते हैं 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 और फिर इसको 1 से ज़र्ब देना है डेल्टा x से, जो कि 21 बनता है। अब देखिए यहां पर जो असल कीमत है वो 18 है और 18 21 से कम है और 15 से बड़ा है। तो इस लिहाज से हमने ये तो देख लिया कि जो असल कीमत है इंटीग्रल की वो अपर और लोअर लिमिट्स के दरमियान है। लेकिन आगे चलने से कबल मैं आपकी थोड़ी सी याद दहानी कराना चाहता हूं। अगर 1 और 2 और 3 और n की जमा ली जाए इस तरह से और ऐसे n आदाद हैं तो उसका हासिल हाफ n इंटू n+1 बनता है। यह आपने जरूर स्कूल में पढ़ा होगा। और दिलचस्प बात यह है कि कार्ल फ्रेडरिक गाउस जो बड़ा जबरदस्त मैथमेटिशियन था वो उस वक्त 6 साल का था जब उसने क्लास में यह फार्मूला साबित किया। यह भी आपने गालिबन देखा होगा कि अगर हम 1 स्क्वायर्ड प्लस 2 स्क्वायर्ड प्लस 3 स्क्वायर्ड और n स्क्वायर्ड तक की जमा लें और ये n आदाद हैं तो उसका हासिल फिर ये बनता है 1/6 n+1 2n+1। अब इसको हम बहुत जल्द इस्तेमाल करेंगे लोअर और अपर सम्स पर। अब चलिए उसी फंक्शन पर लौटते हैं f of x इक्वल्स x और ये इंटीग्रल मालूम करते हैं, x का इंटीग्रल मालूम करते हैं 0 से b तक। यानी कि हम ये एरिया ये रकबा मालूम करना चाहते हैं। अब 0 से b तक के वक्फे को हम 6 नहीं, हम बहुत सारे छोटे वक्फों में तकसीम करेंगे। हर एक का साइज बराबर है, गोया कि डेल्टा x b/n है। फिर हम लोअर सम बनाएंगे। तो लोअर सम में सबसे पहले हम इस पहले वक्फे को देखते हैं जहां सबसे कम कीमत इस फंक्शन की 0 है। उसके बाद दूसरे वक्फे को देखते हैं। इस वक्फे में सबसे कम कीमत ये है जो कि डेल्टा x के बराबर है, इसलिए कि f of x खुद x है, चुनाचे ये b/n है। फिर दूसरे में चलते हैं तो वो 2b/n है। और फिर यूं चलते चलते हम बिलाखिर इस आखिरी वक्फे में पहुंचेंगे जहां कम से कम कीमत n-1/n टाइम्स b है। इसको देख लीजिए, यहां पे ये सबसे आखिरी वक्फा है यहां से यहां तक, और जो कम से कम कीमत है वो ये है। और फिर हमें इसको b/n से ज़र्ब देना है जो कि डेल्टा x की कीमत है। इसको थोड़ा सा साफ कर लीजिए तो ये बनता है
b ताकत 2 बटा n ताकत 2, और फिर इसमें 1 और 2 और 3 और ये सब कुछ जमा करना है n-1 तक। अब हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि इसकी जमा, और ऐसे n-1 आदाद हैं, इसकी जमा बनती है n इंटू n-1 और यहाँ हाफ है। चुनाचे इसको हमने अब अगर थोड़ा सा साफ किया जाए तो ये बन जाता है 1/2 b ताकत 2, और यहाँ पर 1-1/n आया। तो ये लोअर सम की कीमत बनी। इसी तरह से हम अपर सम बनाएंगे। तो अपर सम में फर्क यह है कि इस पहले वक्फे में हम इसकी ज्यादा से ज्यादा कीमत लेंगे जो कि डेल्टा x है और जो फिर b/n बनता है। अगली कीमत 2b/n है, और फिर जो आखिरी है, जो सबसे आखिरी वक्फे में इसकी सबसे ज्यादा कीमत है वो तो b है। और ये इसको आप यूं लिख लीजिए, दिस इज n/n b, और इसको फिर b/n यानी कि डेल्टा x से ज़र्ब देना है। साफ करने से ये बन जाता है b²/n², और फिर हमें इसमें ये सारे आदाद जमा करने, 1 2 3 वगैरह, और जो आखिरी अदद है वो n है। अब इसकी जमा हम जानते हैं कि ये है यहां पर, अच्छा ये n ताकत 2 नीचे, ये बनता है n इंटू n+1, और इसको अगर साफ किया जाए तो ये बना हाफ b², 1+1/n। तो ये देखिए कि यहां पर जो माइनस साइन है, यहां पर वही प्लस साइन है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा, इन्फिनिटी पर पहुंचेगा, तो l पहुंचेगा हाफ b² तक, u भी इसी पर पहुंचेगा, और जो इनकी मुश्तरक कीमत है वो हाफ b² है। गोया कि हमने ये साबित कर दिया कि ये इंटीग्रल वजूद रखता है और इसकी कीमत हाफ b² है। इस तरह की एक और मिसाल, हम x² को इंटीग्रेट करना चाहते हैं 0 से 1 तक, और इसका जवाब तो वैसे बड़ी आसानी से निकल आता है। ये x ताकत 3/3 है, और इसको 0 और 1 के दरमियान में जब लिया जाता है तो ये 1/3 है, जो 0.3333 वगैरह है। लेकिन हम इसके लोअर और अपर सम्स देखना चाहते हैं ताकि हमें यह पता चल सके कि यह वाकई इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसको मैंने 5 मुख्तलिफ इंटरवल्स में तकसीम किया है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। हर एक का साइज डेल्टा x है, जो कि यहां पे 0.2 है। जो पहले इंटरवल में सबसे कम कीमत है वो 0 है, यानी कि m1 0 है। दूसरे वक्फे में ये 0.2 ताकत 2 है वगैरह। और जो आखिरी होगा, यानी कि इस 5वें वक्फे में, वो 0.8 ताकत 2 है। लिहाजा इस लोअर सम को हम यूं बनाएंगे, इसमें 0.2, फिर 0.4, 0.6 और आखिर में 0.8 ताकत 2 है। डेल्टा x से ज़रब दिया जाए, और अगर मैं अब अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल करूं तो मालूम होता है कि ये 0.24 के बराबर है। अब चलिए इसी तरह से हम इसका अपर सम बनाते हैं। तो अपर सम में फ़र्क सिर्फ ये होगा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत है पहले वक्फे में वो 0.2 ताकत 2 है, और यूं हम चलते चले जाएंगे
और आखिरी वक्फे में जो कि यहाँ पर है उसमें हमें 1 मिलेगा और इसको हमें फिर 0.2 से ज़र्ब देना है। अगर मैं अपना कैलकुलेटर फिर से इस्तेमाल करूं तो इसकी कीमत बनती है 0.44। और अब आप ये देखेंगे कि जो असल कीमत है जो कि ये है, ये अपर सम और लोअर सम के बीच में है। तो चूंकि हमने यहाँ डेल्टा एक्स को यानी कि वक्फे के साइज को बड़ा रखा था तो इतना अच्छा हमें जवाब नहीं मिला, लेकिन बहरहाल ये बात तो वाज़ेह है कि असल जवाब इस हद और इस हद के दरमियान है। अगर 5 नहीं हम इसके 10 वक्फे बनाएं तो इसका मतलब ये होगा कि डेल्टा एक्स 0.1 बन जाएगा और इस लोअर सम में हमें फिर ये तमाम आदाद जमा करने होंगे और जो आखिरी होगा लोअर सम में वो 0.9 होगा और यहाँ पर हमें वक्फे के साइज से ज़र्ब देना है। तो जो आखिरी वक्फा है वो ये है, इस पे गौर कीजिए कि इधर फंक्शन की कम से कम वैल्यू ये है, यानी कि 0.9 इसको जमा करने से हमें कैलकुलेटर की मदद से ये जवाब मिलता है। और अब जो अपर सम है वो लें तो उसमें हमें सिर्फ ये फ़र्क डालना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पहले वक्फे में 0.1 है और जो सबसे बड़ी कीमत है जो इस आखिरी वक्फे में आती है वो 1 है। और अब जब मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करता हूं तो मुझे यहां 0.385 मिलता। गोया कि फिर से हमने ये मालूम किया कि जो असल जवाब है वो इसके और इसके दरमियान है। और ये बात तो ठीक है कि हम असल जवाब तक नहीं पहुंचे, यानी कि 0.333 तक, लेकिन अगर आप पहले से मुकाबला कीजिए तो पिछली दफ़ा यानी कि पिछले स्लाइड पर हमने ये मालूम किया था कि असल जवाब 0.44 और 0.24 के दरमियान है। गोया कि ज़्यादा वक्फे बनाने से हम असल जवाब की तरफ पहुंचे हैं लेकिन ठीक उधर तक नहीं पहुंचे, लिहाजा हमें अपनी कोशिश जारी रखनी पड़ेगी। इंटीग्रल की असल कीमत तक पहुंचने के लिए अब हम 5 या 10 या 50 हिस्से नहीं करेंगे, हम इसके बहुत सारे हिस्से करेंगे। और अगर हम 0 और 1 का वक्फा लें तो इसको फिर हम n मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करेंगे। हर एक हिस्से का साइज बराबर है और वो 1/n है। अब चलिए हम लोअर सम बनाते हैं। तो लोअर सम में पहले वक्फे में जो सबसे कम कीमत है यहां वाजे है कि वो 0 है। दूसरे वक्फे में फिर 1/n है जो कि 1/n-2 बनता है, ये f की कीमत है। और उसके बाद फिर ये बना, और जो आखिरी वक्फा है यानी कि ये, इसमें f की कीमत ये बनेगी, कम से कम कीमत ये बनेगी, इसलिए कि यहाँ इस आखिरी वक्फे में ये है। और इसको फिर हमें 1/n यानी कि वक्फे के साइज से ज़र्ब देना होगा। इसको थोड़ा सा साफ कर दिया जाए तो ये 1/n-3 है। और फिर इसमें हमें 1 और 2 और 3 और इन तमाम आदाद के स्क्वायर्स जमा करने होंगे और जो आखिरी अदद है
वो n नहीं n-1 स्क्वायर्ड होगा। और फिर हमें याद है कि इस की जमा क्या बनती है, ये हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो ये है 1/6 और फिर यहाँ पर n-1 2n-1 मिलता। इसको थोड़ा सा साफ कर लीजिए तो ये बनता है 1/3 और यहाँ पर आएगा 1-1/n और यहाँ पर 1-1/2n। इसी तरह हम अपर सम बनाएंगे तो अपर सम में फर्क सिर्फ इस लिहाज से है कि हम सिफर नहीं, हम 1/n से शुरू करते हैं और जो सबसे बड़ी इधर कीमत बनती है वो 1 की बनती है। तो अगर आप इस आखिरी वक्फे में देखें तो यहां सबसे जो बड़ी कीमत है इस वक्फे में वो खुद 1 है। लिहाजा हमें यहां पर फर्क सिर्फ इस आखिरी अदद में करना है। तो यहां 1 और 2 और 3 और ये सारे जमा होते चले जाएंगे n तक और फिर इसकी जमा बनती है 1/n ताकत 3। फिर यहां पर 1/6 n +1 2n +1, जिसको अगर थोड़ा सा साफ किया जाए तो ये बनता है 1 + 1/n और फिर यहां पर 1 + 1/2n। अब ये मुलाहिजा कीजिए कि जैसे जैसे n इन्फिनिटी पर पहुंचता है तो l 1/3 पर पहुंचता है, u भी 1/3 पर पहुंचता है। लिहाजा हमने ये साबित कर दिया कि अगर हम ये इंटीग्रल बनाते हैं तो न सिर्फ ये वजूद रखता है, वजूद इसलिए रखता है कि लेफ्ट और राइट यानी कि लोअर और अपर लिमिट्स दोनों की एक कीमत है, एक कीमत बन जाती है जैसे जैसे n बढ़ता है और वो कीमत 1/3 है। तो हमने साबित किया कि इस रीमान इंटीग्रल का असल में वजूद है और ये उसकी असल कीमत है। इस सवाल में हमें एक बड़ा दिलचस्प रिलेशन साबित करने को कहा गया। हमें साबित यह करना है कि log 2 की कीमत इससे कम है और इससे ज्यादा है। हमें यह बताया गया कि 1/x का इंटीग्रल log के बराबर है और कि यहां से फिर dx/x अगर 1 और 2 के दरमियान इंटीग्रेट किया जाए तो यह log 2 बनता है। लेकिन सबसे पहले यह बात दुरुस्त क्यों है? इसलिए कि अगर आप dx/x को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें log of x मिलता है। क्यों? इसलिए कि अगर log of x को डिफरेंशिएट किया जाए एक बार तो उससे हमें 1/x मिलता है। और अब अगर हम इसको 1 और 2 के दरमियान इंटीग्रेट करें तो हमें log of x का फर्क लेना होगा 1 और 2 के दरमियान का, यानी कि ये log 2 माइनस log 1 है। मगर आप जानते हैं कि log 1 खुद 0 है, लिहाजा ये log 2 है। तो साबित हुआ कि log 2 इस इंटीग्रल के बराबर है। अब ये इंटीग्रल लोअर और अपर सम्स के दरमियान फंसा हुआ होता है, ये उसकी एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। और बेहतर यह होगा कि हम इसकी सबसे पहले एक तस्वीर बनाएं। तो अगर 1/x को प्लॉट किया जाए तो वो यूं एक गिरता हुआ फंक्शन है, ये 1 है और चलिए ये 2 है। इसको मैं बहुत से हिस्सों में तकसीम करूंगा और हर एक हिस्से या हर वक्फे का साइज 1/n होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोअर सम बनाते हैं। तो लोअर सम में हमें सबसे छोटी कीमत चाहिए होगी इस फंक्शन की पहले वक्फे के अंदर, इस वक्फे के अंदर।
तो अब अगर ये यूं ड्रॉ किया जाए, ये तो उस फंक्शन की सबसे बड़ी कीमत है जो कि 1 है, और ये उस वक्फे में उसकी सबसे छोटी कीमत है। यानी कि हमें यहाँ पर ये लगाना होगा, इसलिए कि यहाँ पर x की कीमत 1 जमा 1/n है और f उसका इन्वर्स है, यानी कि 1/1 जमा 1/n है ये। और फिर जो अगली कीमत, अगली सबसे छोटी कीमत बनती है, यानी कि दूसरे वक्फे में, वो है 1 की बजाय 2 आ गया, और फिर ये सिलसिला चलता चला जाएगा। और जब हम इस आखिरी वक्फे में पहुंचेंगे तो इधर सबसे कम कीमत इस वक्फे में 1/2 होगी, यानी कि यहां पर, जिसको हम फिर यूं लिख सकते हैं 1 जमा n/n, और फिर हमें इसको 1/n से ज़र्ब देना है क्योंकि ये वक्फे का साइज है। इसको थोड़ा सा साफ कर लीजिए तो ये बनता है 1/n+1, फिर n+2, और ये सिलसिला यहां पर आकर खत्म होता है n+n पर। इसी तरह हम अपर सम बना सकते हैं, और अपर सम में ये देखिए कि अगर हम पहले वक्फे में देखें तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत तो 1 है, लिहाजा हम यहां से शुरू करेंगे, और फिर जो दूसरी कीमत बनती है यानी कि दूसरे वक्फे में, वो ये है। और फिर जब हम आखिरी वक्फे में पहुंचेंगे यहां पर, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत ये बनेगी 1, और यहां पर n-1/n, और इसको फिर 1/n से ज़र्ब देना है। तो ये बना 1/n और फिर 1/n+1, और ये सिलसिला यहां तक चलेगा 1/2n-1। तो हमने ये साबित कर लिया कि log 2 जो कि इंटीग्रल की कीमत है, अपर सम से कम है और लोअर सम से बड़ा है, लिहाजा जो हमें साबित करने को कहा गया वो हमने कर लिया। जिन फंक्शंस पर हमने अब तक गौर किया है उन सारों के इंटीग्रल्स वजूद रखते हैं, जिसका मतलब यह है कि लोअर और अपर सम दोनों बराबर हो जाते हैं जैसे जैसे वक्फे को बारीक से बारीक तर किया जाता। लेकिन अब ये एक ऐसा फंक्शन है आपके सामने जो सिफर है। अगर x रैशनल नंबर हो, मतलब जिसको अगर p/q, p और q इंटीजर्स हैं, इस शक्ल में लिखा जा सके, और ये 3 है अगर ये रैशनल ना हो, यानी कि अगर उसको यूं ना लिखा जा सके, तो हमसे ये कहा गया कि इस इंटीग्रल की कीमत पता की जाए 0 और 1 के दरमियान। इससे बड़ा सवाल यह कि क्या ये इंटीग्रल वजूद रखता है कि नहीं। अब इस फंक्शन को वैसे तो आप ग्राफ नहीं कर सकते, लेकिन चलिए हम अगर कुछ यूं बना लेते हैं, ये 0 है, ये 1 है, और इसके हम अगर हिस्से बना लें। बेशक आप इन हिस्सों को बारीक से बारीक तर कर लें तो ये एक वक्फा है जिसकी लंबाई चलिए इतनी है, 10 ताकत -10 है, या 1000 या 10,000 या जितना भी। लेकिन जितना भी आप इसको छोटा करेंगे, हर 2 नुक्तों के दरमियान एक रैशनल नंबर होगा और हर 2 नुक्तों के दरमियान एक इरैशनल नंबर होगा। चुनाचे इस फंक्शन की कीमत यहां 0 से लेकर 3 तक जाती रहेगी, और ये फंक्शन उछलता रहेगा इन 2 कीमतों के दरमियान। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इस वक्फे को कितना बारीक किया।
चुनांचे अगर हम लोअर सम बनाते हैं तो लोअर सम वाज़ेह है कि वो सिफर होगा, उसको आप डेल्टा एक्स से ज़रब दें वो भी सिफर है, और फिर सिफर डेल्टा x2 और सारे सिफर आप जमा करते चले जाएं आखिरी वक्फे तक। और इस सब कुछ के बावजूद बेशक आप कितने ही इसके हिस्से क्यों ना बनाएं, लेकिन उसका जवाब सिफर होगा। और दूसरी तरफ अगर आप अपर सम बनाते हैं तो हर वक्फे में इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 3 ही होगी, यानी कि 3 को आप डेल्टा x1 से ज़रब देंगे, 3 को डेल्टा x2 से ज़रब देंगे, और करते करते आप आखिरी वाले पे पहुंचेंगे। और यहाँ फिर 3 और तमाम डेल्टा एक्सिस को आप जमा करेंगे तो उसका 1 बनेगा। लिहाजा लोअर सम सिफर है, अपर सम 3 है, और लोअर और अपर सम कभी बराबर नहीं हो सकते, बावजूद इसके कि आपने इसके वक्फे छोटे किए हैं और उसको छोटा करते चले गए, लेकिन ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। चुनांचे हम ये कहते हैं कि इस इंटीग्रल का कोई वजूद नहीं है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। गोया के रीमान इंटीग्रल इसका कोई नहीं है। हमने पिछले 2 लेक्चर्स के दौरान इंटीग्रेशन और इंटीग्रल को अच्छी तरह से समझ लिया है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, इसलिए कि हमें ऐसे इंटीग्रल से वास्ता पड़ता है जिनके लिए ख़ास तरीक़े ईजाद करने पड़ते हैं उनको हल करने के वास्ते। इस पर हम फिर अगले लेक्चर में बात करेंगे।